हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन बी लर्निंग। आज हम बॉयलर इंजीनियरिंग के वाइवा में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं बॉयलर इंजीनियरिंग के वाइवा ए, बी या सी क्लास, तीनों में से कोई भी हो। ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे ए और बी क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका नाम, आपकी तालीम, थर्ड क्लास कब की, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं, कितना अर्सा हो गया है, आपकी फैक्ट्री का एड्रेस क्या है। असल में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो इंसान के अपने इंट्रोडक्टरी, आपके काम, आपकी जगह, आपका एड्रेस और इन चीज़ों से पूछे जाते हैं। और इन सवालों का मेरे ख्याल से पूछने का मकसद तो यही होता है कि वो बंदे को ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये बंदा जेन्युइन है या ये जाली सर्टिफिकेट बनवा के तो नहीं आया हुआ। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो आपका पूरा एड्रेस, कहाँ काम करते हैं, कौन सी फैक्ट्री वगैरह में, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। आपकी फैक्ट्री में कौन सा बॉयलर है और बॉयलर का नंबर क्या है, आपके प्लांट पर कितने बॉयलर हैं, अपने बॉयलर की ड्राइंग बनाएं, तमाम मॉडुलेटिंग फिटिंग्स भी साथ लगाएं, गैस पास भी ज़ाहिर करें, अपने बॉयलर की वाटर सर्कुलेशन और गैस रूट भी बताएं। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि कोई भी इंटरव्यू का पैनल हो, कोई भी इंटरव्यू लेने वाला हो, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि इस बंदे ने जिस चीज़ पे काम किया हुआ है या जिस बॉयलर पे काम किया हुआ है, तो सबसे पहले वो उस बंदे को उसमें जज करने की कोशिश करता है कि वो इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले तो ये चेक करता है कि जिस बॉयलर पे ये काम कर चुका है उसके ऊपर इसकी कितनी ग्रिप है और उसका इसको कितना नॉलेज है। उसी से ही फिर वो जो आपका वाइवा लेने वाला होता है वो एक अंदाज़ा लगाता है कि आपसे किस हद तक और किस तरह के जो है वो क्वेश्चन करने होते हैं। उसके अलावा सवालों की तरफ देखें तो अपने बॉयलर की ड्राइंग बनाएं, तमाम मॉडुलेटिंग फिटिंग्स भी साथ लगाएं, गैस पास भी ज़ाहिर करें, अपने बॉयलर की वाटर सर्कुलेशन और गैस रूट भी बताएं। उसके अलावा आपका बॉयलर कितने पास का है, पास क्या होता है और बॉयलर में गैस पास बनाने का मकसद क्या होता है। अच्छा, बॉयलर के पास जो है जो फ्लू गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस के पाथ को लंबा करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, बॉयलर के डिफरेंट पास बना देते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारी जो बॉयलर की फर्नेस है उसमें कंबस्शन हुई है, उसमें फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं। अब उस हीट को हमने यूटिलाइज़ करना है। अगर हम उन फ्लू गैसेस को एक ही पास से गुजारें, यानी कि उनका जो फ्लू गैसेस का रास्ता वो बिल्कुल शॉर्ट कर दें, तो वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में आपकी जो है वो निकल जाएंगी और जो आपकी फर्नेस की हीट है बहुत सारी वो ज़ाया हो जाएगी और हमारी जो हीट ट्रांसफ़र है वो पानी को नहीं हो सकेगी। तो हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फ्लू गैसेस के रास्ते को जो है हम लंबा कर देते हैं ताकि फ्लू गैसेस ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी हीट ट्रांसफ़र पानी को करे और जिससे हमारी जो है जनरेशन कैपेसिटी या स्टीम की जो कैपेसिटी है वो बढ़े। और उसके अलावा जो अगला सवाल है, आपका बॉयलर कितने पास का है, ये पास का हमने डिस्कस कर लिया है। बॉयलर में गैस पास बनाने का मकसद यही होता है कि आप जो है जो हीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, मैक्सिमम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप एक फ्यूल को जला के एक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप उस हीट को यूटिलाइज़ नहीं करते और उसको आप एटमॉस्फेयर में वेंट कर देते हैं तो ये हमारे फ्यूल का नुकसान है, हमारे ओवरऑल जो है ये हमारे लिए एक लॉस है। तो इसलिए बॉयलर में क्या है, गैस पास बनाए जाते हैं। आपके बॉयलर में कौन सी माउंटिंग और फिटिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है जी, बॉयलर में माउंटिंग, फिटिंग और एसेसरीज़ के जो वर्ड हैं वो कॉमनली सुनने में आते हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, अगर इसको हम कैटेगराइज़ करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर आप बॉयलर चला ही नहीं सकते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर आप बॉयलर चला सकते हैं लेकिन वो सिर्फ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ऐसी चीज़ें जिनके बगैर आप बॉयलर चला सकते हैं और वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो होते हैं एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र और सुपर हीटर वगैरह। इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं बॉयलर के, इनके बगैर आप बॉयलर चला सकते हैं लेकिन क्या होता है कि आप एफिशिएंसी जो है उतनी आप हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे इक्विपमेंट जो कि एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको एसेसरीज़ जो है, बॉयलर की एसेसरीज़ कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम माउंटिंग्स और फिटिंग्स को देखें तो माउंटिंग्स जो होती हैं वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके बगैर आप बॉयलर नहीं चला सकते
और वेंडर ने बाकायदा बॉयलर के ऊपर लगाने के लिए उसको जगह प्रोवाइड की होती है, उनको माउंटिंग कहते हैं। जैसा कि गिलास गेज हो गई, आपका PSV सेफ्टी वाल हो गए, वो आपकी जो है वो माउंटिंग्स में आ जाती हैं। और उसके अलावा जो फिटिंग्स होती हैं, अच्छा फिटिंग्स और माउंटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। माउंटिंग वो होती हैं जो बॉयलर के ऊपर या उसके शेल के ऊपर या उसके ऊपर जगह दी होती है वेंडर ने, और फिटिंग्स वो होती हैं जो बॉयलर से थोड़ा दूर लगी होती हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी होती हैं, उसके बगैर भी बॉयलर नहीं चल सकता। जैसे कि फीड चेक वाल हो गया और NRV वगैरह हो गई। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि बॉयलर के पास लगी होती हैं लेकिन बॉयलर के ऊपर नहीं लगी होती, या बॉयलर में बाकायदा कोई जगह नहीं उसको लगाने के लिए बनाई होती, उसको फिटिंग्स कहते हैं। माउंटिंग और फिटिंग्स को बाज़ जगह पे एक ही चीज़ कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा से फ़र्क के हिसाब से देखें तो माउंटिंग के लिए आपकी जो है बॉयलर के ऊपर बाकायदा जगह बनी होती है, लेकिन फिटिंग्स जो है वो उसके आसपास लगी होती हैं। जबकि जो एसेसरीज़ हैं वो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्री हीटर, इकोनोमाइज़र और सुपर हीटर की मिसाल जैसे मैंने आपको दी है। कौन सा फ्यूल जलाते हैं, आपसे वही सवाल करेंगे कि आप कौन से बॉयलर पे काम करते हैं, कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। आपके बॉयलर की हीटिंग सरफेस कितनी है, हीटिंग सरफेस क्या होती है, आपके बॉयलर के कौन कौन से हिस्से हीटिंग सरफेस में आते हैं। अच्छा जी, हीटिंग सरफेस क्या होती है? बॉयलर का हर वो हिस्सा जहाँ से आपकी जो है हीट ट्रांसफ़र पानी को हो रही है, वो जगह जो है आपकी बॉयलर की हीटिंग सरफेस कहलाती है। अगर हम एक पैकेज टाइप बॉयलर की एग्जांपल लें जो शेल एंड ट्यूब होता है सिंपली, तो उसकी ट्यूब साइड में फ़र्ज़ करें अगर फायर ट्यूब बॉयलर है तो उसकी ट्यूब साइड में फ्लू गैसेज़ होंगी और शेल वाली साइड पे पानी होगा। तो हीट ट्रांसफ़र जो है, जो हमारी फ्लू गैसेज़ ट्यूबों के अंदर होंगी और शेल की तरफ पानी होगा। तो जहाँ जहाँ से बॉयलर के जिस हिस्से से पानी को हीट ट्रांसफ़र होगी और पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो हमारी जो सरफेस होगी उसको हीटिंग सरफेस कहते हैं। और आपके बॉयलर के कौन से हिस्से हीटिंग सरफेस में आते हैं, यही आप बता सकते हैं। वो तो डिपेंड कर, अच्छा ये सवाल जो स्पेसिफिक है कि आपके कौन से बॉयलर के हिस्से हीटिंग सरफेस में आते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आपके बॉयलर का डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए। वेस्ट हीट है, पैकेज टाइप है, आपका जो है कोई भी वाटर ट्यूब है, फायर ट्यूब है, हर तरह से आपको जब पता होगा तो फिर ही आप बता सकते हैं कि कौन से हिस्से इसके वाटर हीटिंग सरफेस में आते हैं। बॉयलर की हीटिंग सरफेस को मुरब्बा में क्यों लिया जाता है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है, आसान है। देखें जी, हीटिंग सरफेस आप एरिया ले रहे हैं, एरिया का आपको पता है कि SI सिस्टम में जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है और FPS में इंच स्क्वायर जो है नॉर्मली वो लिया जाता है। हीटिंग सरफेस को हम इसलिए जो है वो मुरब्बा मीटर में लेते हैं क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं। हीटिंग सरफेस का फार्मूला होता है πDLN, यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्यूब और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्यूब्स। तो डायामीटर का यूनिट हुआ मीटर, और लेंथ का यानी कि ट्यूबों की लेंथ का यूनिट वो भी मीटर हुआ। तो जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होता है तो वो मीटर स्क्वायर हो जाता है या मुरब्बा स्क्वायर हो जाता है। तो क्योंकि हीटिंग सरफेस के फार्मूले से ही हमें पता लगता है, और उसके अलावा कोई भी आप कहीं भी चले जाएं तो एरिया जो है हमेशा मीटर स्क्वायर में लिया जाता है क्योंकि उसमें 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं। वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस होती हैं, इसलिए उसको मीटर क्यूब में लेते हैं। एरिया में 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ विड्थ होगी, लेंथ हाइट होगी, या कोई भी और हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको हीटिंग सरफेस की मिसाल दी, बॉयलर इंजीनियरिंग की SI सिस्टम में सबसे पहला चैप्टर ही हीटिंग सरफेस का है, और जिसमें हीटिंग सरफेस का जो फार्मूला है πDLN है, और जिसमें मैंने आपको बताया डायमीटर का मीटर यूनिट है, लेंथ का भी मीटर है, तो ये मीटर 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 स्क्वायर हो जाता है। तो इसको आप जो है फार्मूले से क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपसे अगर पूछता है तो आप उसको फार्मूले के हवाले से भी बता सकते हैं कि क्यों हम उसको मुरब्बा स्क्वायर में लेते हैं, क्योंकि एरिया का यूनिट, एरिया हमेशा जो है वो मुरब्बा स्क्वायर में ही लिया जाता है क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होती हैं। अपने बॉयलर की कैपेसिटी बताएं, ये तो आसान सवाल है। एवेपोरेशन कैपेसिटी है, बॉयलर की कैपेसिटी की तारीफ़ करें। बॉयलर 1 घंटे में जितनी भी स्टीम प्रोड्यूस करता है वो बॉयलर की कैपेसिटी सिंपली कहलाई जाती है। उसके अलावा आप जिस बॉयलर पर काम करते हैं उसका वर्किंग प्रेशर, बॉयलर मेकर का नाम, ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको बॉयलर कौन सी कंपनी का है, कहाँ का है, कौन सी कंट्री का है, ये सब आपको जो है पता होना चाहिए। उसके अलावा बॉयलर हॉर्स पावर से क्या मुराद है, ये भी एक आसान सी डेफिनेशन है कि आपका जो बॉयलर है, अगर एक बॉयलर 34.9 या 35 पाउंड जो है आपका जो है वो स्टीम अगर प्रोड्यूस कर रहा है। बॉयलर हॉर्स पावर की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो अगर
कोई भी बॉयलर 1 घंटे के अंदर 34.5 पाउंड स्टीम जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको हम 1 हॉर्स पावर जो है कहते हैं। यानी कि ये जो बॉयलर है आपका 1 हॉर्स पावर का है। बॉयलर हॉर्स पावर को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई बॉयलर 34.5 पाउंड स्टीम 1 घंटे में 100 डिग्री सी टेम्परेचर और ज़ीरो गेज प्रेशर के ऊपर, यानी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसकी जो कैपेसिटी है, ये बॉयलर की जो पावर है वो 1 हॉर्स पावर है। तो ये क्वेश्चन थे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थे, जिसका हमने पहला पार्ट जो है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट भी डिस्कस करेंगे कि मज़ीद आगे कौन से सवाल हैं। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम इसको फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।